आज सुनाने जा रहे हैं हम प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी पाजेब। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बहुत अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं। पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल हो रहती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ वही जैसे रुक्मिन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर में आई मुन्नी की बुआ, तब मुन्नी सहज मानने वाली ना थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार में जरूर लेते आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ झुमकती फिरी। रुक्मिन के पास गई और कहा देख रुक्मिन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आस पास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीट कर, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी 22 के लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा अब के जन्मदिन को तुझे भी 22 की दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा छी तो कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती भी हैं। कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि तो हम 22 किल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा कि हाँ यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको 22 किल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन खुशी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रख दी गई और जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबक काम की थी। खासे दाम लग गए थे। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती जी ने आकर कहा तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब है? बोली कि देखो यहाँ मेज वेज पे तो नहीं है, एक तो उसमें की है पर दूसरे पैर की मिलती ही नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यही कहीं देख लो मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आएगी? जवाब में वह मुझे से पूछने लगी कि तो फिर कहाँ है? मैंने कहा कि तुमने तो रखी होगी। कहीं रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उसके नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वही कहीं फर्श पर छूट गई होगी, देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती जी कह सुन करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोस्त उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहां से ले लो ना। वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो न हो बंसी नौकर ने ही निकाली है। मैंने रखी तब वह मौजूद भी था। मैंने कहा कि तो फिर उससे पूछा?
बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जोर से बोली कि तो फिर क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली होगी। मैंने कहा कि अच्छा तो फिर उससे क्या कहना होगा, या कहूँ कि ला पाजेब दे दे? श्रीमती झल्ला कर बोली कि हो चुका, बस तुम तो रहने ही दो। तुम्ही ने उस नौकर को जात का सहचोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर ना चढ़ेंगे तो क्या होगा। बोली कि कह तो रही हूँ, किसी ने उसे बॉक्स से निकाला ही है। 16 में 15 आने यह बंसी ही है, सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इसी पर श्रीमती जी ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं, जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा तुमने आशुतोष से पूछा? बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस घुस कर खोजने में लगा, मेरी मदद करता रहा, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो ही नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम ही हो उसे पतंग की सह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो? बोली कि नहीं नहीं, मिलती तो वह बता देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन लाया था। श्रीमती जी ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी, बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी 2-4 बातें पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग, हाँ तो सारे वक्त वही धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सुबह पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने उससे गंभीरता से पूछा, क्यों बेटे, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने देखी तो नहीं? वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि। मैंने कहा बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटे, हम कोई सच कहने की सजा थोड़ी ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, रह रह कर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं है? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली है, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई मिल जाए पाजेब, मिल जाएगी तो हम तुमको इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर उसने पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती जी आकर बोली, आंसू से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह नहीं है। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आंसू भला क्यों लेगा? मैंने कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो इसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई और यह और भी भयावह है। यह हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते।
मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर बोला नहीं। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैंने एक एक क्षण की ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेह पूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा, हाँ हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों से उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के, आंसू हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लास पूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी खुश हो गई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी, उसकी बलैयां लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग से ले जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग कर ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटे, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास ना हुई तो वह कहाँ से देगा। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहा? हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई है? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास ना हुई तो वह कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बड़ी बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता ही रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं हो? वह गुमसुम रह गया और बोला नहीं। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहाँ हो वहीं से पाजेब ले आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब ले आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ खड़ा हो गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, वह मैं कुछ समझ नहीं सका। मैं बाहर जाकर धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना? जाओ, तुम कहो तो। छुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा, दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, हम चोर हो गए, या कुलक्षणी की औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगे और श्रीमती ने घर लौट कर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से एक हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात भला कभी सुलझती है? बोली कि हाँ, तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम्हें उसके पास से पाजेब निकलवा के लाते क्यों नहीं? तब जानो जब पाजेब निकलवा दो तो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, और अशांति से तो पाजेब नहीं मिल जाएगी। श्रीमती जी बुदबुदाई हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई।
थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी? मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, आप यह क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता? तो जो तैने पाजेब देखी हो। छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक से मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? छुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा कि देखिए ना, पहले यही बात कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है? तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं था और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से वह देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दे दी। कहा कि जाओ बेटा छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं और पाजेब कोई बड़ी चीज नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो। होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ? मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फायदा। सो ज्यों त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिला दिया, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छनी, आज उसे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना। धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती जी ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए हैं वह छुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी कि बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट से निकाला है। 2-3 घंटों मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें लेता ही क्यों है? उसे पुलिस में दे देनी चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है? उन्होंने बताया कि बाहर कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला ले आओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। क्या कह रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडे खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया। तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वह विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कोई हर्ष प्रतीत नहीं हुआ। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना। हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम ना देते? सुनो, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में ले जाकर मैंने उससे फिर पूछा, क्यों बेटे, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए हैं ना? हाँ। और वह छुन्नू के पास है ना? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार ना कहा। मैंने कहा कि तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ,
बेटा मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। 5 इकन्नी थी या दुअन्नी, और पैसे भी थे? वह चुप। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप। इकन्या कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी नहीं थी? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा, सच क्यों नहीं बोलते जी? सच तो बताओ, कितनी इकन्नियां थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रह गया, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो गया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, वंशी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। वंशी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मोन दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह नहीं रोया। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ चौराहे वाला? उसने कुछ ओठों में बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ नहीं समझ सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझाकर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले आओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चे से माल ठगता है, समझे? नहीं, नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं देता। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने उसे समझाकर कहा कि भैया देखो, घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसके हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहने होंगे। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे सरोकार नहीं है। सच है ना बेटे? अब जाओ। वह जाने को तैयार ही नहीं हुआ। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोलो, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रहे हैं सो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा, प्रकाश इसे पकड़कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आ जाएगी। इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज मांगे उसे पूरे बाजार में दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ ही था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसा चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा था। 8 बरस का यह लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना कि किसी भी बात की उसे समझ ही नहीं। मुझे तो गुस्सा आया, क्या बतलाऊं, लेकिन यह बात करके कि गुस्से से बच्चे को संभालने की जगह बिगड़ते ही हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूँ, कुछ देर बाद ही प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग आया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ, पकड़ कर ले आओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चाटे जड़ दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन ही चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो दुष्ट को। इस बार वह आधे घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैंने ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता नहीं दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी। खैर, मैंने इसी बीच प्रकाश को कहा कि
तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की जरूरत नहीं, समझे। प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए। वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था, मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने कितने विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया, वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा क्यों, क्या हालत है। थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई पड़ने लगे। मैंने कहा कि या तो राजा राजी चले जाओ, नहीं तो इसी कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा था। खैर, उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और मैंने कहा बेटे, इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम तो समझदार लड़के हो। उसने कहा कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। इसका क्या मतलब। तुमने कहा कि 5 आने में पाजेब दी है, ना हो तो छुन्नू को भी साथ लिए जाओ, समझे। वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर वह जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा, कहाँ को जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश, इसे ले क्यों नहीं जाते हो। बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है। मैंने पुकारा तो बंसी भी साथ जा, बीच से लौटने ना पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती हैं। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली, इनमें वह कागज है जो तुमने मांगे थे। और यहाँ यह कहकर उन्होंने अपने बास्केट की जेब में से हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने रख दिया, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा, यह क्या। बोली कि उस रोज भूल से एक पाजेब मेरे साथ में चली गई थी। आइए अब पाजेब कहानी के सारांश को देख लेते हैं। पाजेब कहानी, इसके कथाकार जैनेंद्र कुमार हैं। ये कहानी जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें मुन्नी जब पड़ोस की सहेलियों को नए किस्म का पाजेब पहने देखती है तो उसके लिए हट करने लगी। माता पिता को बाल हट के सामने झुकना पड़ा। बाद में मुन्नी की बुआ पाजेब ले आई। आशुतोष ने साइकिल की मांग की तो बुआ ने जन्मदिन पर उसे साइकिल देने का वादा किया। पाजेब की खो जाने पर मुन्नी के माता पिता नौकर वंशी पर शक करने लगे। बाद में आशुतोष पर शक गया। आशुतोष, छुन्नू एवं पतंग वाले सभी एक एक करके इस पाजेब की चोरी से गुजरते हैं, लेकिन बाद में बुआ बास्केट की जेब से पाजेब निकाल कर रख देती है और कहती है कि भूल से वह उनके साथ ही चली गई थी। पाजेब को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि कभी भी बिना सोचे समझे बच्चों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। इसमें बिना सोचे समझे संदेह करने वाले माता पिता पर व्यंग्य किया गया है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।